हेलो एवरीवन, द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम 13 से लेकर 18 ऑफ मार्च 2022 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि इन वेरियस एग्जाम्स में आपकी हेल्प करने वाले हैं। ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आपके लिए अपलोड करते हैं, तो इन्हें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो प्रीवियस सेशन में हमने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे कि साहित्य अकादमी अवार्ड कितने लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं, IAEA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, साथ ही साथ महापरिनिर्वाण बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सी घटना को कहा जाता है। तो यहाँ पे आप सभी ने बढ़ चढ़कर करेक्ट आंसर्स दिए, लाइक कार्तिक, दीप्ति, श्रीजीत, अमरदीप। ठीक है, आप सभी ने यहाँ पे करेक्ट आंसर दिए हैं। अनिरुद्ध, ऐसे ही करेक्ट आंसर्स देते जाएं और आगे पढ़ते जाएं। सेम एज आज के इस सेशन में भी आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रखे जाएंगे। आप में से जो भी करेक्ट आंसर देता है, नेक्स्ट सेशन में आपके नेम्स यहाँ पे लिए जाएंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को अनअकैडमी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। ये इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी मदद से आप राजस्थान के एग्जाम्स इजीली क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे दिए गए लिंक से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से स्टार्ट करेंगे, अपना गोल सिलेक्ट करेंगे, लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे और फ्री क्लासेस के लिए ऑनलाइन गुरु के रेफरल कोड को यूज कीजिए। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है एक लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर, जहां पे आप इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, और वो भी 20% ऑफ पे। नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल कीजिए। अनअकैडमी में वेरियस बैचेस चलाए जा रहे हैं, लाइक संकल्प बैच है, जो आप अगर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पेपर 1 की प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी मदद करेगा। ऐसे ही बहुत सारे कॉम्बो ऑफर्स हैं। जब आप मल्टीपल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो उन मल्टीपल एग्जाम्स की अलग अलग फीस देने की बजाय आप सिंगल फॉर्म में फीस देकर यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक रीट, RPSC फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के 6 और 12th मंथ के यहाँ पे कोर्सेज आप देख पा रहे हैं। ऐसे ही ये कोर्सेज RPSC ग्रेड 1 टीचर, साथ ही साथ RPSC अदर एग्जाम 6 और 12 मंथ में उपलब्ध हैं। ऐसे ही आप सेकेंड ग्रेड के साथ RPSC कंबाइंड कोर्स ले सकते हैं 6 मंथ या फिर 12th मंथ में। सेम एज ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड 2 के लिए भी कंबाइंड बैचेस अवेलेबल हैं, जिनकी प्राइसिंग डिटेल्स आपके सामने है। ऐसे ही आप यहाँ पे और भी अदर एग्जाम्स को इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं, और इनका एक कंबाइंड पैकेज अगर आप लेते हैं तो आपको वहां पे वेरियस डिस्काउंट्स भी दिए जा रहे हैं। तो ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी को इनके यूट्यूब और टेलीग्राम पे भी। इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आज के न्यूज पे आते हैं, और रिसेंटली आपने खबरों में सुना होगा कि जो यूनियन मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के, नितिन गडकरी जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया है एज अ पायलट प्रोजेक्ट हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए। अब पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? जब कभी भी हम किसी प्रोजेक्ट को पैन इंडिया या बड़े स्तर पे अप्लाई करेंगे, तो उससे पहले उसकी स्टडी के लिए एक छोटे से स्पेस पे उसको एप्लीकेबल किया जाता है। तो इसी को एज अ पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ये जो प्रोजेक्ट है, ये इनिशिएट किया जा रहा है टोयोटा कार्लिस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, जहां पे टोयोटा जो है वो इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर काम करेगा। अब ये प्रोजेक्ट क्या है? तो टोयोटा ने 2014 में एक कार डेवलप की थी, और जिसका मॉडल आप यहाँ पे देख रहे हैं, नाम है मिराई। ये जो मिराई है, ये वर्ल्ड का पहला हाइड्रोजन फ्यूल पे चलने वाला एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। हालांकि ये जो वर्ड है मिराई, इसका जापानीज में मतलब होता है फ्यूचर, यानी कि भविष्य। और जैसा कि इसका नाम है, ऐसे ही ये एक जो है फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के साथ चलाई गई है, जहां पे आप फोटोवोल्टिक सेल की जगह अब डिपेंडेंट हो जाएंगे हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल पे, और इनको रिप्लेस करना बहुत आसान है। आप इनको बहुत इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, और एक लॉन्ग ड्यूरेशन पे आप इस कार को रन कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज में आपके सामने आता है कि यूरोपियन यूनियन ने
यहाँ पे एक डिसाइड किया है कि वर्ल्ड का पहला CO2 एमिशन टैरिफ जो है वो यहाँ पे लगाएंगे। अब ये वर्ल्ड का पहला जो CO2 एमिशन टैरिफ है ये क्या होगा और इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इनका मेजर ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करने वाले जितने भी ऐसे चीजें हैं उनके ऊपर एक्सेस भार लगा दिया जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, ये लोग बहुत सारी चीजों के लिए इंपोर्ट करते हैं, दूसरे कंट्री से अपने यहाँ पे सामान मंगाते हैं। अब ये सामान कौन कौन से हैं? तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं स्टील का ये लोग आयात करते हैं, सीमेंट का ये लोग आयात करते हैं, फर्टिलाइजर्स का ये आयात करते हैं, एल्यूमिनियम का आयात करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का आयात करते हैं। अब हालांकि इन्होंने अगर ये कहा है कि इन चीजों पे हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन टैरिफ लगाएंगे, तो इसके दो मोटिव निकलकर सामने आते हैं। पहला तो पर्यावरण की दृष्टि से आप कह सकते हैं कि इन चीजों के मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन एमिट होता है, तो इससे कहीं ना कहीं इनके उपयोग को कम किया जाएगा। दूसरा जो इसका एस्पेक्ट हो सकता है वो ये हो सकता है कि इन सभी चीजों की जो यूरोपियन यूनियन में अपने आप का जो डोमेस्टिक सेक्टर है वहां पे जो उत्पादन है वो ये लोग इनकैश नहीं कर पा रहे, वो ये लोग ज्यादा बेच नहीं पा रहे हैं। कारण क्योंकि अदर कंट्रीज से ये बहुत सस्ते में यूरोपियन यूनियन आ रहा है। तो इससे दो लाभ इनको मिलेगा। पहला, ये अपने घरेलू इंडस्ट्रीज को और आगे बढ़ावा देंगे और दूसरा यहाँ पे ये हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड जो पॉल्यूशन है वो यहाँ पे कम किया जा सकता है। और एक अनुमान इन्होंने रखा है कि 1990 के लेवल के हिसाब से 2030 तक में 55% के एमिशन में कमी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट न्यूज आपके सामने आती है कि मिनिस्ट्री फॉर फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने अनाउंस किया है भारत के अंदर 13 मुख्य रिवर जो हैं उनको रेजुविनेट करना। रेजुविनेट करने का मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि उनका कायाकल्प किया जाएगा, उनको बहुत अच्छे से डेवलप किया जाएगा। और ये जो प्रोजेक्ट होगा इस पे लगभग 19,342 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ओवर द टर्म ऑफ 5 ईयर। तो अगले 5 सालों में इन 13 रिवर्स के रेजुविनेशन पे 19,342 करोड़ रुपीस खर्च किए जाने हैं। अब ये रिवर कौन कौन सी है? तो हिमालयन सेक्टर में अगर आप देखेंगे, जो हिमालय से निकलकर आने वाली नदियां हैं उनमें झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, यमुना और ब्रह्मपुत्र है। डेक्कन और पेनिनसुला जो आपका दक्षिण भारत है वहां पे नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी और जो आंतरिक प्रवाह की या फिर इनलैंड ड्रेनेज की रिवर है लूनी। टोटल 13 रिवर्स को यहाँ पे चूज किया गया है। और इस प्रोजेक्ट में क्या करेंगे कि जस्ट लाइक सपोज ये जो रिवर ये बह रही है तो आप इसके आसपास में यहाँ पे ट्रीज लगाने वाले हैं। अब जब आप इसके बोथ ऑफ द साइड पे ट्री लगाएंगे तो इससे जो वाटर है उससे कई बार जो फ्लड होता है, रिवर्स अपना डायरेक्शन चेंज करती है, आप उससे भी बच जाएंगे। सेकेंड थिंग, उससे आप अट्रैक्ट कर पाएंगे और ज्यादा फर्दर रेन को, बारिश को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजों को यहाँ पे कंबाइन करने की कोशिश की जा रही है और ये कहा जा रहा है इससे भारत का जो फॉरेस्ट कवर है वो 7417 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ जाएगा। तो आप रिवर इकोसिस्टम को भी बचाएंगे, आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी काम करेंगे। नेक्स्ट न्यूज आती है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन रखा गया। ये जो रेजोल्यूशन था, ये रेजोल्यूशन आप जानते ही हैं पाकिस्तान की तरफ से रखा गया था। इस रेजोल्यूशन में कहा जा रहा था कि भैया 15 मार्च को हम लोग इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया सेलिब्रेट करेंगे। यानी कि विश्व के अंदर इस्लाम के प्रति जो धारणा है वो वैसी नहीं होनी चाहिए, तो उसे वापस से रिवाइटलाइज करने के लिए काम किया जाएगा। और ऐसा जो प्रस्ताव है वो पाकिस्तान के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, मुनीर अकरम ने रखा है। अब यहां पे बात करें तो ओवरऑल 57 नेशंस ने इसका सपोर्ट किया है। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट नेशंस लाइक चाइना और रशिया भी इनके सपोर्ट में निकल कर आ रहे हैं। हालांकि इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया की तरफ से जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस में,
TS त्रिमूर्ति, इन्होंने अपने कंसर्न्स, अपनी जो है वो प्रॉब्लम्स वहां पे सामने रखी और कहा है कि अगर हम लोग पर्टिकुलर रिलीजन में बट जाएंगे तो यूएन जनरल असेंबली जो है वर्ल्ड के लिए एकजुट होकर काम नहीं कर पाएगा। तो इन रेजोल्यूशंस पे थोड़ा सा सोच समझकर फिर इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। नेक्स्ट न्यूज आपके सामने आती है, सिप्री नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे आप स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में जानते हैं। इन्होंने अपनी रीसेंट रिपोर्ट पब्लिश की है और रिपोर्ट का नाम है ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर 2021। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम लोग माने तो ये रिपोर्ट ओवरऑल जो इंटरनेशनली आर्म्स एंड एम्यूनेशंस हैं उनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को दिखाता है। और इंपोर्ट की यहां पे बात करें तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में डिफेंस मैकेनिज्म के लिए जो आर्म्स एंड एम्यूनेशंस है वो मंगाने वाली कंट्री इंडिया टॉप रैंक पे है। देन आफ्टर सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया और चाइना आते हैं। ये टॉप 5 आर्म्स इंपोर्टर हैं। जबकि एक्सपोर्ट में अगर हम लोग बात करें तो यूएस, रशिया, फ्रांस, चाइना और जर्मनी वो 5 बड़े देश हैं जो सबसे ज्यादा आर्म्स एंड एम्यूनेशन को एक्सपोर्ट करते हैं। हालांकि यहां पे अगर इन स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज किया जाए तो इंडिया का जो आर्म्स इंपोर्ट है वो पूरे वर्ल्ड के आर्म्स इंपोर्ट का 11% हम लोग इंपोर्ट करते हैं। और ये एक रिकॉर्ड आपको बताता है कि अराउंड 2012-16 और 2017-21 के बीच में अगर देखा जाए तो इंडिया को सबसे ज्यादा आर्म्स एंड एम्यूनेशंस जो डिफेंस की सामग्री है वो रसिया ने यानी कि रूस ने अवेलेबल करवाया था। लेकिन आपको साथ में एक और रिपोर्ट इसी के अंदर इंक्लूड करनी है कि ओवरऑल मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम चलाया गया था उसके थ्रू यहां पे आपका जो इंपोर्ट है वो कम हुआ है। सो ओवरऑल हमारा जो इंपोर्ट था पहले के मुकाबले 21% कम हुआ है, लेकिन फिर भी हम वर्ल्ड का 11% इंपोर्ट करते हुए सबसे बड़े इंपोर्टर के रूप में दिखाई देंगे। नेक्स्ट न्यूज आपके सामने आती है कि कर्नाटका के आईटी मिनिस्टर CN अश्वत्थ नारायण ने भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक लॉन्च किया है। अब ये जो भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक है इसका नाम रखा गया है अक्वेरियम। अक्वेरियम जो है वो आपको अवेलेबल करवाएगा वो रिसोर्सेज कि कहां किन सोर्सेज से हम कितने वाटर को एक्वायर कर सकते हैं और उनका हम कैसे यूज कर सकते हैं। इस इनिशिएटिव के अंदर एक्वाक्राफ्ट नाम की एक कंपनी यहां पे हेल्प कर रही है ताकि सेफ सस्टेनेबल ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन ईच एंड एवरी पर्सन को उपलब्ध करवाया जा सके। 12 मार्च के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 11th खेल महाकुंभ जो है उसे इनॉग्रेट किया और इसे सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात के अंदर इनॉग्रेट किया गया है। आप यहां पे जानते हैं कि गुजरात के अंदर ईच एंड एवरी ईयर क्या किया जाता है, खेल महाकुंभ आयोजित किया जाता है ताकि वहां के जो प्रोमिनेंट पर्सन है स्पोर्ट्स में उन्हें सिलेक्ट किया जा सके और उन्हें नेशन और इंटरनेशनल लेवल पे जो मैचेस होते हैं उनके लिए हाईली ट्रेन किया जा सके। तो गुजरात गवर्नमेंट का एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन है ये। हाल ही में गुजरात ने स्पोर्ट पॉलिसी 2022-27 भी लॉन्च किया है और जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में आपने सुना ही है कि ये किससे रिलेटेड है, जो पर्सन्स हैं स्पोर्ट्स में अच्छे हैं उनको और ज्यादा इनहैंस करने के लिए, उनको और ज्यादा प्रेरित करने के लिए स्टार्ट किया गया है। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज जिनका नाम है गिरिराज सिंह, इन्होंने ULPIN को असम में एज अ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अब ULPIN क्या है, तो इसका फुल फॉर्म रखा गया है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसे जमीनों का आधार कार्ड या आधार कार्ड ऑफ द लैंड के रूप में भी कहा जा रहा है। जैसे कि ईच एंड एवरी पर्सन को आधार कार्ड एक बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद डिजिट्स में अवेलेबल करवाए जाते हैं। और आज का क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आधार कार्ड कितने डिजिट का होता है।
ठीक है, आधार कार्ड कितने डिजिट का होता है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, असम के अंदर जो लैंड है उनकी डिमार्केशन के बाद उन लैंड को एक 14 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसको कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर या यूआईएन कहा जा रहा है। ये यूआईएन आधार फॉर द लैंड के रूप में जाना जाएगा। इससे जमीनों से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ऑनलाइन करना और उनके वेरिफिकेशन वगैरह का जो टाइम लगता है वो बहुत कम हो जाएगा। इससे लैंड ओनरशिप ट्रांसफर करना, लैंड को परचेज करना, लैंड को सेल आउट करने में आपको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं आएगी। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने हाल ही में एक स्कीम अनाउंस की है और स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री चा श्रमी कल्याण प्रकल्प। अब यहाँ पे मुख्यमंत्री, जो कि त्रिपुरा के सीएम ने इसे स्टार्ट किया है, तो मुख्यमंत्री आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, त्रिपुरा के सीएम कौन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। चा श्रमी, चा मतलब की होता है टी, ठीक है, चा मतलब होता है टी। चाय से रिलेटेड जो श्रमिक है, जो वर्कर्स हैं, जो वहां पे लैंड पे वर्क करते हैं, इस टाइप से लीफ कलेक्ट करते हैं टी बनाने के लिए, तो उन लोगों को वेलफेयर करने के लिए ये स्कीम रखी गई है। इसके थ्रू ओवरऑल त्रिपुरा में जो लगभग 7000 टी गार्डन्स हैं, उन टी गार्डन्स में काम करने वाले लोगों को बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। लाइक उन्हें घर दिया जाएगा, उनको फूड के लिए रेशंस दिए जाएंगे, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, और ये सारा काम त्रिपुरा गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे किए जाएंगे। और ओवरऑल इन डेटा को और एनालाइज करें तो यहाँ पे लगभग 75% जो वर्कर हैं वो वुमेन्स हैं, तो उनके भलाई के लिए ये स्कीम यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। और सबसे ज्यादा अगर हम टी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करें तो आपको असम के सेपा हिजाला नाम का प्लेस जो है, उनाकोटी नाम का जो प्लेस है, वेस्टर्न त्रिपुरा और जो नॉर्दर्न त्रिपुरा है वहां पे देखने को मिलता है। तो ये सारे ही रीजन त्रिपुरा के हैं, सेपा हिजाला, उनाकोटी, इन सभी जगहों पे आपको सबसे ज्यादा ट्री प्रोडक्शन देखने को मिलता है। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि त्रिपुरा के सीएम कौन है। अगली न्यूज आपके सामने आई कि वी डेम नाम का एक इंस्टीट्यूट है जिसने हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश किया। रिपोर्ट का नाम था डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022, और इस डेमोक्रेसी रिपोर्ट में इन्होंने इंडिया की रैंकिंग बहुत ज्यादा गिरा दी है और ये कहा है कि इंडिया डेमोक्रेसी से बदलते हुए कहां जा रहा है, ऑटोक्रेटिनिज्म पे जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है और हम लोग लार्जली डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में जाने जाते हैं, और इसमें इंडिया की रैंकिंग को गिराना अपने आप में कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्रोपोगेंडा भी कहा जा रहा है। इंडिया को टॉप 10 ऑटोक्रेटिज्म कंट्री के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें एल साल्वाडोर, तुर्की और हंगरी को भी शामिल किया गया है। आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा, इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या रखी गई है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। हाल ही में अपॉइंटमेंट कमेटी ने, कैबिनेट की जो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है, उन्होंने फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी जिनका नाम है अजय भूषण, इन्हें एज अ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का बना दिया है। अब ये जो पर्सन होंगे ये क्या काम करेंगे, यानी कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी क्या काम करती है, तो ये ऑडिटिंग से रिलेटेड जो प्रोफेशनल्स होते हैं, यानी कि अकाउंट्स की जो चेक करते हैं पर्सन्स, उनसे रिलेटेड पॉलिसीज और स्टैंडर्ड मेंटेन करने का काम करती है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इसके चेयरपर्सन के रूप में सिलेक्ट किए गए हैं अजय भूषण जी। हाल ही में न्यूज आपके सामने आई थी कि देबाशीष पांडा को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कितने ईयर के लिए? 3 इयर्स के लिए। अब यहां पे ये जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसे IRDAI के रूप में जाना जाता है, ये जो अथॉरिटी है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू इसका इंपॉर्टेंट वर्क क्या होता है,
तो जितने भी इंश्योरेंस से रिलेटेड सेक्टर्स हैं, इंश्योरेंस से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाना और उनको ओवरव्यू करने का काम IRDAI के पास है। IRDAI का जो हेडक्वार्टर है वो कहां था? हैदराबाद के अंदर था, ठीक है। और उसके बाद अब कहां शिफ्ट कर दिया गया है? तो दिल्ली के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। हाल ही में क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुली रहे हैं और जो वैक्सीन है जिसका नाम रखा जा रहा है विनकॉव-19, हालांकि इसे आप वैक्सीन कम ड्रग ज्यादा कह सकते हैं। वैक्सीन एंड ड्रग में बेसिक डिफरेंस क्या है? वैक्सीन आपको किसी बीमारी से बचने के लिए उसके पहले लगवानी होती है, जबकि ड्रग उसके ट्रीटमेंट में काम आता है। तो कोविड-19 के ट्रीटमेंट से रिलेटेड एक डेवलपमेंट चल रहा है विनकॉव-19 के ऊपर, जिसे डेवलप करने का काम CSIR, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड माइक्रोबायोलॉजी, VINS बायो प्रोडक्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने मिलकर इसे डेवलप किया है। तो कोविड-19 के इलाज में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकेगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने इंडियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस स्टैटिस्टिक 2020-21 को आपके सामने रखा है। इस स्टैटिस्टिक्स की अगर माने तो हम अपने रिक्वायरमेंट का जो क्रूड ऑयल है यानी कि कच्चा तेल है, अराउंड 85% के लिए दूसरे देशों पे निर्भर करते हैं। तो इन द ईयर 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में हमने अपने आवश्यकता का जो क्रूड ऑयल था वो 85% बाहर से इंपोर्ट किया है। सो इस वजह से जो प्राइस में वॉलेटिलिटी है, प्राइस जो कंस्टेंटली चेंज होते रहते हैं, उस पे इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल कम होते जाते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें नेचुरल गैस के ऊपर, तो नेचुरल गैस का भी अराउंड 54% हम लोगों ने क्या किया है? इंपोर्ट किया है। जस्ट बिकॉज इंडिया इन चीजों में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, हमारे पास इन गैसेस की और इन क्रूड ऑयल्स की कमी है। MP स्टेट गवर्नमेंट ने इंडिया में पहली बार चाइल्ड बजट पेश किया है। चाइल्ड बजट क्या है? तो आप ऐसा कह सकते हैं कि बजट का वो प्रोपोर्शन जिसमें बच्चों पे होने वाले खर्च को बजट में अलग से दिखाया गया हो, दैट इज नोन एज चाइल्ड बजट, और सेपरेटली इसे पहली बार पेश किया है। इसके थ्रू अराउंड 57,803 करोड़ रुपीस को 220 स्कीम्स में बच्चों के डेवलपमेंट के लिए लगाए जाएंगे, और पहली बार इन्होंने ऐसे अलग से चाइल्ड बजट को दिखाया है। जैसे कि हाल ही में आपने सुना था एग्रीकल्चरल बजट को किस स्टेट ने अलग से दिखाया था, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि विच स्टेट इंट्रोड्यूस्ड एग्रीकल्चरल बजट सेपरेटली। कौन से स्टेट ने एग्रीकल्चरल बजट अलग से पेश किया था। यहाँ पे MP का जो ये बजट है उन्होंने पेश किया है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं MP के, और इनका नाम है जगदीश देवड़ा। नेक्स्ट न्यूज आपके सामने आती है युविका 2022 जो है वो मई 16 से मई 28 के बीच में आयोजित किया जाएगा। अब युविका क्या है? तो युविका का फुल फॉर्म है, यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, युवा विज्ञानी कार्यक्रम, ठीक है। यंग साइंटिस्ट से रिलेटेड ये प्रोग्राम है, जहां पे वो बच्चे जो क्लास 8th के हैं उन लोगों ने साइंस एग्जीबिशन में पार्ट लिया हो, चाहे स्कूल लेवल पे हो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, और इनोवेटिव आइडियाज वो लोग देते हैं, तो उन्हें इंडिया के इन टॉप 5 प्रीमियर प्लेसेस पे, जो कि UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर शिलोंग के अंदर एक प्रोग्राम में ट्रेंड किया जाएगा, और इन्हें साइंस से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स जो स्पेस से रिलेटेड है उनसे अवगत कराया जाएगा। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट एंड क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा।
अगर आप RIMC, RMS या ऑल इंडिया सैनिक स्कूल या जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डेमो लेक्चर्स के लिए आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। और डिटेल्ड बैच के अंदर पेड बैचेस को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।